बीएससी पार्ट सेकेंड। अब आपको जूल का प्रयोग बताया था। जूल का प्रयोग में ये बताया था कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है और कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसे हम जूल का नियम कहते हैं। अब जूल और थॉमसन दोनों का प्रयोग हम देख चुके हैं कि जूल के प्रयोग में ताप में कोई अंतर नहीं होता। इसका कारण ये था कि बल्ब में रखी गई वायु की ऊष्माधारिता उस जल की ऊष्माधारिता की तुलना में नगण्य थी जो वायु को घेरे हुए थे। अतः बाद में जूल और थॉमसन ने कई प्रयोग किए जिसमें स्थिर दाब पर एक लंबी नली से अत्यधिक संपीड़ित वायु को सरंध्र डाट से स्थिर कम दाब के क्षेत्र में गुजारा गया। उपकरण को ऊष्मारोधित किया गया अर्थात Q=0। अब जूल थॉमसन में जब इन्होंने ये प्रयोग किया तो क्या क्या परिणाम निकले। पहला, जब एक गैस स्थिर उच्च दाब से सरंध्र डाट से होकर कम दाब के क्षेत्र में प्रवाहित की जाती है तब उसका ताप परिवर्तित हो जाता है, इसे हम जूल थॉमसन प्रभाव कहते हैं। दूसरा, सरंध्र डाट के दोनों ओर दाब के अंतर का समानुपाती ताप का अंतर होता है। तीसरा, प्रत्येक गैस का एक व्युत्क्रम ताप इन्वर्जन टेम्परेचर होता है। इस ताप के नीचे गैस प्रसारित होने पर ठंडी होती है और इस ताप के ऊपर गैस का ताप बढ़ता है। चौथा, जैसे जैसे गैस आदर्श व्यवहार की ओर बढ़ती है जूल थॉमसन का प्रभाव घटता जाता है, अतः आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन का प्रभाव शून्य होता है। हाइड्रोजन और हीलियम गैसों को छोड़कर सामान्यतः जूल थॉमसन प्रभाव में शीतलन होता है। कहने का अर्थ यह है कि जब हम किसी भी गैस को वास्तविक गैस NO2, CO2, H2 को छोड़कर क्लोरीन आदि को जब हम उच्च हाई प्रेशर से कम प्रेशर के क्षेत्र में एक सरल डाट नोजल से प्रवाहित करते हैं तो गैस ठंडी हो जाती है, शीतलन प्रभाव होता है, इसे हम कहते हैं जूल थॉमसन का प्रभाव। और ये क्यों होता है? जब गैस फैलती है तो इसे वॉन डेर वाल आकर्षण बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यह ऊर्जा व अणुओं की अपनी गतिज ऊर्जा से प्राप्त करती है, अतः गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है और ताप जो है वो कम हो जाता है। आदर्श गैस में वॉन डेर वाल आकर्षण के बल अनुपस्थित होते हैं, अतः जूल थॉमसन प्रभाव शून्य होता है। तो आदर्श गैस के लिए Q=0 होता है, W=0 होता है, डेल्टा E आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन भी शून्य होता है और डेल्टा E/डेल्टा V एट कांस्टेंट टेम्परेचर जिसे हम आंतरिक दाब कहते हैं वो भी शून्य होता है। अब जूल थॉमसन का प्रयोग का सिद्धांत, ये एक चित्र बना है जिसमें A है पिस्टन और B है पिस्टन, बीच में P1। पहले हम A से इस तरफ करते हैं B की तरफ, तो पिस्टन A द्वारा गैस पे कार्य किया जाता है और B चूंकि जब A इसकी तरफ आएगा तो B पीछे बाहर की तरफ सरक जाएगा तो B पर कार्य किया जाता है और B द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता। अब स्थिर दाब पर P1 पर पिस्टन A को सरल डाट R के मध्य 1 मोल गैस का आयतन यदि V1 है, अतः गैस को पिस्टन A द्वारा सरल डाट R की तरफ संपीड़ित किया जाता है। सरल डाट से निकलकर गैस पिस्टन B को धक्का दे देती है। पिस्टन A द्वारा गैस पर किया गया कार्य -P1V1, क्योंकि गैस द्वारा किया गया कार्य संपीड़न में गैस द्वारा किया गया कार्य। पिस्टन B द्वारा गैस पर किया गया कार्य प्लस में P2V2, क्योंकि B द्वारा कुछ नहीं किया गया, B पर किया गया, तो इसलिए B द्वारा P2V2। प्रसारण में गैस द्वारा किया गया कार्य, गैस द्वारा किया गया नेट कार्य हो गया P2V2 - P1V1। प्रक्रम को रुद्धोष्म दशा के कारण Q=0। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आंतरिक ऊर्जा के व्यय पर गैस द्वारा कार्य किया जाता है। तो डेल्टा E=E2 - E1। ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से डेल्टा E=Q - W, तो E2 - E1 0 - W और E2 - E1 + W 0। तो E2 - E1 और W बराबर है P2V2 - P1V1। ये मान इस समीकरण में रखने पर E2 - E1
प्लस P2V2 माइनस P1V1 इज इक्वल टू 0। इसे पुनः व्यवस्थित करने पर तो एक ब्रैकेट में हम कर रहे हैं E2 प्लस P2V2 माइनस E1 प्लस P1V1 इज इक्वल टू 0। आप जानते हो कि E2 प्लस P2V2 को हम H2 एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम कहते हैं H2, और E1 प्लस P1V1 को हम कहते हैं H1। तो H2 माइनस H1 इज इक्वल टू 0। तो डेल्टा H अर्थात एंथैल्पी में परिवर्तन बराबर 0। अर्थात जूल थॉमसन प्रक्रम स्थिर एंथैल्पी के साथ होता है। ऐसे प्रक्रमों को हम सम एंथैल्पी प्रक्रम भी कहते हैं। थैंक यू।